यस माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डील करने जा रहे हैं डेप्रिसिएशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो जिस लेवल के भी हो, चाहे वो 11th 12th में हो या सीए फाउंडेशन में हो, बीकॉम में हो, सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल। एवरीवन नीड्स conceptual clarity of this very chapter, that is depreciation. तो स्टूडेंट बार बार बोदर कर रहे थे इसके बारे में, और उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि सर आप प्लीज इस पर वीडियो बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है, बना दिया। तो ये बेसिक है। इसके बाद एक या दो और वीडियोस आपके सामने जा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, बिना मार्केटिंग गिमिक के। कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, इसमें पहला जो पॉइंट मैंने डाला है, इट इज अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। डेप्रिसिएशन एक लॉन्ग टर्म एसेट्स के वैल्यू में कमी को कहते हैं, या फॉल जो है ना बेटा, वो कमी को बताता है, यानी कि कमी को कहते हैं। ठीक है। थोड़ा हिंदी मेरा मामला थोड़ा कमजोर है, तो ज्यादा उसका एनालिसिस मत करना, समझने की कोशिश करो। इट इज द फॉल इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब ये जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है, जिसका आप नाम देते हो, इसको लोग फिक्स्ड एसेट्स भी बोलते हैं। तो यानी इस लाइन को पढ़ के ये पता चला कि डेप्रिसिएशन का कनेक्शन जो है, वो सिर्फ फिक्स एसेट से भी है। सिर्फ किससे है? फिक्स्ड एसेट से है। यानी इसका कनेक्शन करंट एसेट से नहीं है, बल्कि फिक्स एसेट्स यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स से। उसके आगे मैं और भी बोलूं कि हमारे फिक्स एसेट्स अगर आप कैटेगराइज करोगे, तो ये दो कैटेगरीज के होते हैं हमारे। अगर मैं यहाँ जो रेलेवेंट है उस कॉन्टेक्स्ट में करूं, तो एक हमारा होता है डेप्रिशिएबल और एक होता है नॉन डेप्रिशिएबल। दो तरह के फिक्स एसेट्स होते हैं। डेप्रिशिएबल जो जिसके यूज करने से या टाइम पास होने से, यानी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसकी वजह से उसकी वैल्यू में कमी आती है, यानी डेप्रिसिएशन होता है। लेकिन नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स ऐसे होते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन देखने को आपको नहीं मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं, जैसे लैंड। लैंड क्या है? एक नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स है। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि नहीं नहीं, मैंने ये जमीन नहीं लेनी है, ये जमीन बहुत पुरानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर आपको मिलेगा, नहीं ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, इसका वैल्यू कम लगना चाहिए। तो बिल्डिंग क्या हो गया? डेप्रिशिएबल एसेट्स हो गया, यानी इसमें वैल्यू, इसके वैल्यू में कमी आएगी। नॉन डेप्रिशिएबल लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू में कमी नहीं आएगी। ठीक है। तो फिक्स एसेट्स दो तरह के हो गए, डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल। तो यहां लिखा इट इज द फॉल, कमी है इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। अब एक बात यह है कि कमी कभी कभी जो आती है ना, वो मोमेंट्री आती है, टेम्पररी आती है, और एक होता है परमानेंट। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए सेकेंड पॉइंट में डाला, इट्स अ परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, दैट इज नॉट अ फ्लक्चुएशन। ये कोई टेम्पररी फॉल नहीं है, ये परमानेंट फॉल है। ये कैसा फॉल है? परमानेंट फॉल है। ये कोई टेम्पररी फॉल नहीं है। यानी वंस एन एसेट्स स्टार्ट्स फॉलिंग, इट कीप्स ऑन फॉलिंग। एक बार जब किसी एसेट्स में के वैल्यू में कमी आनी शुरू हो गई, वक्त के बीतते बीतते वक्त के साथ, विद पासेस ऑफ टाइम, वो उसका वैल्यू कम होता चला जाएगा। इसलिए इसको लिखा कि ये एक परमानेंट फॉल है, फ्लक्चुएशन नहीं है। तो अब तक हमने दो क्लैरिटी रखा। पहला ये कि लॉन्ग टर्म एसेट्स के वैल्यू में जो कमी आती है उसको डेप्रिशिएशन कहते हैं। लॉन्ग टर्म एसेट्स का मतलब फिक्स एसेट्स, वो दो तरह के हो सकते हैं, डेप्रिशिएबल एंड नॉन डेप्रिशिएबल। तो जाहिर सी बात है, हम लोग डेप्रिशिएबल एसेट्स की बात करें। दूसरी क्लैरिटी हम लोग ने ये ली कि ये परमानेंट फॉल है, ये फ्लक्चुएशन नहीं है, मोमेंट्री रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स नहीं है। अपवर्ड या डाउनवर्ड जो रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स का, उससे हमको डेप्रिसिएशन उसको नहीं कहते। जैसे सपोज एक बिल्डिंग है, अभी मार्केट वर्केट देख के, मार्केट सिचुएशन देख के आपको लगता है ये 50 लाख की बिल्डिंग अभी 40 लाख में कोई नहीं देने, ज्यादा कोई नहीं देने वाला है। इट मीन्स कि देर इज अ फॉल ऑफ 10 lakhs इन द वैल्यू ऑफ दैट वेरी बिल्डिंग, बट दिस 10 lakhs इज नॉट अ डेप्रिसिएशन, बिकॉज इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट फैक्टर। फिर मार्केट ठीक होगा, अपवर्ड वैल्यूएशन इसका हो सकता है।
तो परमानेंट कहने का मतलब यही था कि ये रिवैल्यूएशन नहीं है, ये परमानेंट फॉल है, ये जो कि होता चला जाएगा। दो चीजें आ गई। तीसरा देखो, as it is a fall in the value of assets, it is recognized as an expense in the books of account। कहा चूंकि ये एसेट्स के वैल्यू में कमी होती है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है। क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग ये कहता है कि वट एवर द ट्रांजेक्शन, वट एवर द इवेंट दैट डिमिनिशेस द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। हमारे एसेट्स के वैल्यू में जो कोई भी घटना, जो कोई भी ट्रांजेक्शन्स कमी लेके आती है, तो हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। तो चूंकि फर्स्ट पॉइंट में आपने कहा कि एक फॉल है एसेट्स के वैल्यू में, इसीलिए हमने यहाँ पे कह दिया कि ये एक एक्सपेंस है हमारे लिए। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में डेप्रिशिएशन एक एक्सपेंस बन के आता है। लेकिन थोड़ा सा टिपिकलिटी इसके साथ ये है कि अनलाइक अदर एक्सपेंसेस, हम इस एक्सपेंस के लिए कोई कैश का पेमेंट नहीं करते। जैसे मसलन मैं आपको ये बताऊं कि आपने एक फर्नीचर खरीद के लाया एंड यू यूज दैट फर्नीचर फॉर 1 ईयर, तो नेचुरली लाजमी वो वियर एंड टेयर की वजह से, घिसने पिटने की वजह से, यूज करने की वजह से, अगर वो फर्नीचर आपका 50,000 रुपए का था तो आज वो 50,000 का नहीं रहा। सपोज करो वो आज आपका वो 30,000 का हो गया, 30,000 रुपए का हो गया। तो 20,000 रुपए उसके वैल्यू में कमी आ गई, तो आपने फट से एक्सपेंस के तौर पर उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, जो बेसिक अकाउंटिंग का मैंने आपको फंडा बताया। द फर्स्ट थिंग, बट फॉर दैट वेरी 20,000, आपने क्या किया कि जो 50,000 का घट के 30,000 हो गया, 20,000 से उसका वैल्यू घट गया, उसके लिए कोई आपने कैश का पेमेंट नहीं किया। इफ यू डोंट मेक पेमेंट ऑफ कैश फॉर दैट वेरी एक्सपेंस, तो यकीनन इट इज नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व एनी आउटफ्लो ऑफ कैश। इसीलिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो है, लेकिन टिपिकलिटी यह है कि ये कैसा एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है। कैसा एक्सपेंस है ये, नॉन कैश एक्सपेंस है, ये नॉन कैश एक्सपेंस है। इस नॉन कैश की वजह से इसका इम्पैक्ट कई जगह बहुत टिपिकल चला जाता है। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, वहां रेलेवेंसी हो जाती है। फिर आपको अगर कैपिटल बजटिंग, जो लोग आईपीसीसी के लेवल पे पढ़ते हैं, उनके यहाँ इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। नहीं, तो नॉन कैश एक्सपेंस हमारा है क्योंकि कैश का कोई फ्लो नहीं होता। अगर मैं इसके गाइडलाइंस की बात करूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट या इसके पूरे डिटेल्स की बात करूं, तो पहले पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 AS6 को मैं दिया गया था डेप्रिसिएशन के नाम पे, जहां पे कंप्लीट इसका आपको एक्सप्लेनेशन मिलता था। बट लेटर ऑन उस AS6 को हम लोगों ने डिप्लीट करके इसको AS10 के साथ डाल दिया, PPE जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो हम लोग बोलते हैं, उसके साथ लाके इसको जोड़ दिया गया। इसलिए अब AS10 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है, वो डेप्रिसिएशन को कंप्लीटली डील करता है। ठीक है, तो इस स्लाइड को पढ़ने के बाद बेटे हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि डेप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म एसेट्स के वैल्यू में फॉल को कहते हैं। ये फॉल परमानेंट होता है, फ्लक्चुएशन या टेम्पररी रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन नहीं होता। और ये एक एक्सपेंस के तौर पर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉग्नाइज करते हैं। चूंकि उसमें कैश का कोई फ्लो नहीं होता, इसलिए इसको नॉन कैश एक्सपेंस कहते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है, इसको ये डील करता है। राइट, यस, होप यू अंडरस्टैंड। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम लोग इसके नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि वहां पे ये क्या होता है। मैं वहां पे आपको दिखाता हूँ। अब इसमें देखो कि मैंने उठाया है कि कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या हो सकता है। कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, क्योंकि मैंने आपको पहला स्लाइड में ये कहा कि एसेट्स की वैल्यू में कमी जो होती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि किस वजह से डेप्रिसिएशन, किस वजह से उनके वैल्यू में कमी आती है, यानी किस वजह से ये डेप्रिसिएशन हो जाता है। बराबर है, राइट। तो इसीलिए मैंने एक अलग स्लाइड में उसको डाला, इसलिए मैं वहां बता नहीं रहा था। आप देखो डेप्रिसिएशन के कॉजेज में मैंने कहा कि फॉलोइंग आर द मेन कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन।
ये इनके मेन कॉस्ट। पहला क्या लिखा बेटा, वेयर एंड टीयर। वेयर एंड टीयर का सिंपल मतलब अगर आप कहें तो यूज करना, यूज करना, ये फ्रेज है वेयर एंड टीयर। नहीं तो यूज करने की वजह से जाहिर सी बात है, जब किसी चीज को आप यूज करोगे तो उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, घिसेंगी चीजें, पिटेंगी चीजें, वेयर एंड टीयर होएगा, तो उसके वैल्यू में कमी तो आनी है। नहीं, आप एक बाइक खरीद लो 1 लाख रुपए की, 6 महीने के बाद आप उसे बेचना चाहो, आप खुद बोलोगे कि नहीं नहीं नहीं, 80,000 रुपये दे दें, आप ले जाएं इसको। क्यों आपने कहा, क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये डेप्रिसिएशन जो जो आपने वियर एंड टीयर किया है, यूज किया, उसकी वजह से उसके वैल्यू में कमी आ जाएगी। तो पहला हम लोग बोलेंगे वेयर एंड टीयर, जिसको हम लोग कहेंगे दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यूज, यूज, और यूज में फ्रिक्शन होगा, घिसेंगी पिटेंगी चीजें उसकी वजह से। दूसरा है बेटा एफ्लेक्शन ऑफ टाइम। एफ्लेक्शन ऑफ टाइम को हम लोग सिंपल भाषा में बोल सकते हैं पासेज ऑफ टाइम। पासेज ऑफ टाइम यानी बीतते वक्त के साथ चीजों के वैल्यू में कमी आ जाती है। बीतते वक्त के साथ चीजों के वैल्यू में कमी आ जाती है। ये क्यों होता है बेटा, ये होता है आपको नेचुरल कॉजेज की वजह से। किसकी कॉजेज, नेचुरल कॉजेज की वजह से ये चीजें देखने को मिलती है। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल कॉजेज सर? चलो मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ, मिसाल से, एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा क्लियर समझ में आती हैं। सपोज यू बॉट कार, मान लो आपने कार खरीद ली 10 लाख रुपए की, राइट, यस। आपने कार को यूज नहीं कर पाए, 6 महीना तक वैसे ही आपने उसको कवर करके आप रखे रहे। क्या लगता है आपको, 6 महीने के बाद आप उस कार को बेचना चाहो या उस कार का वैल्यू लगाओ, क्या लगता है कि दुनिया आपको 10 लाख देने जा रही है, उसका वैल्यू 10 लाख लगाने जा रही है? नहीं, नेवर। क्यों? क्योंकि उस 6 महीने में आपने एक दिन भी यूज नहीं करा, लेकिन एक्सपोजर टू सनलाइट, मॉइस्चर, जंग आलूदा हो जाएंगी चीजें, जंग लग जाएंगी, घिस जाए, खड़ी खड़ी सी उसके बहुत सारे पार्ट्स पुर्जे में जंग लग जाएंगी, चूंकि यूज नहीं हुआ है। और एक्सपोजर टू सनलाइट, मॉइस्चर वगैरह से उसके कलर में भी चेंज आ सकता है। नहीं, इसकी वजह से उसके वैल्यू में कमी आ जाएगी। टायर, आपने उस गाड़ी का एग्जांपल दिया मैंने, अगर गाड़ी यूं ही खड़ी है तो टायर में प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी बैटरी में प्रॉब्लम आ जाती है, लॉट्स ऑफ पार्ट्स आर गोइंग टू वर्न आउट। तो ऐसे केसेस में उसके वैल्यू में कमी आ ही जाएगी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एफ्लक्शन ऑफ टाइम, यानी पासेज ऑफ टाइम। पासेज ऑफ टाइम में बेटा आप क्या बताएंगे, नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज लाइक एक्सपोजर टू सनलाइट, मॉइस्चर एंड एटसेट्रा। तो पहला यूज करने की वजह से, दूसरा पासेज ऑफ टाइम यानी रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, एंड थर्ड वन इज चेंज इन फैशन एंड टेक्नोलॉजी। ये तो आप डेली आंखों से देखते हो। नहीं, जब हम लोग मोबाइल यूज करते थे पहले, जो बटन वाला मोबाइल आता था, कीपैड होता था, बाद में ही वो आ गया स्क्रीन टच वाला मोबाइल आ गया। ऐसे में अचानक वो मार्केट से वो जो मोबाइल हम लोग महंगे महंगे खरीद रखे थे, वो सबका वैल्यू यूं यूं गिरता चला गया। आज आप गाड़ी खरीदते हो, मार्केट में कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, नया फैशन आ जाता है, आपके एसेट्स का वैल्यू यूं गिरना शुरू हो जाता है। हालांकि वो सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, फिर भी क्योंकि मार्केट ट्रेंड चेंज कर गया, और दैट इज परमानेंट, दैट इज परमानेंट। तो चेंज इन फैशन एंड टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे एसेट्स के वैल्यू में कमी आ जाती है। तो इन नॉर्मल पैरलैंस, कॉमन पैरलैंस में, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर के लिए कोई आपसे पूछे कि कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होते हैं, तो आप उन्हें समझाएं वेयर एंड टीयर, रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम, एंड चेंज इन फैशन एंड टेक्नोलॉजी। होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी स्लाइड। ऑलराइट, यस, कम टू द नेक्स्ट वन। मैं आपको यहाँ अगला स्लाइड दिखाता हूँ, आप देखो कि यहाँ मैंने बस इसमें नाम बताने की कोशिश की है कि देखो एसेट्स, फिक्स एसेट्स के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उसी टाइप्स का एक ट्रेंड है हमारे यहाँ कि अलग अलग टाइप के एसेट्स के लिए अलग अलग नॉमेनक्लेचर यानी डेप्रिसिएशन का नाम हम लोग यूज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन जो हम लोग यूज करते हैं, एमोर्टाइजेशन का मतलब डेप्रिसिएशन ही हुआ
लेकिन ये डेप्रिसिएशन जो हम लोग लिखते हैं वो पर्टिकुलरली किसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कि डेप्रिसिएशन किसके रिलेटेड है? यहाँ पर इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स की जब जब बारी आएगी, जब जब इसकी बारी आएगी, तो हम लोग वहां पे एमोटाइजेशन वर्ड यूज कर लेते हैं। अदरवाइज एमोटाइजेशन इज सिंपली डेप्रिसिएशन, बस नाम आपने बदल दिया। तो एमोटाइजेशन हम लोग इनटैंजिबल एसेट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है, एमोटाइज करना। और डिप्लीशन वर्ड जो आएगा यहाँ पर, वो डिप्लीशन वर्ड का मतलब भी डेप्रिसिएशन होगा। लेकिन सर इसका इस्तेमाल क्या होता वो मैं आपको बताता हूँ। इसका इस्तेमाल आपको होता है नेचुरल एसेट्स के लिए। किसके लिए? नेचुरल एसेट्स। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आप जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टिंग एसेट्स। क्या कहते हैं हम लोग? वेस्टिंग एसेट्स। वेस्टिंग एसेट्स के लिए यूज होता है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख दूं, कोल माइंस, कोयले का खदान, कोल माइंस। यानी ये डिप्लीशन का मतलब होता है, जैसे मैं बताऊं, फिजिकल वियर एंड टीयर। कैसा टीयर? फिजिकल वियर एंड टीयर। यानी ऐसी चीजें जिसका फिजिकल वियर एंड टीयर होता है। जैसे मैं आपको बताऊं दोनों में फर्क क्या है, कि जैसे कोल जो एक नेचुरल रिसोर्स है, नहीं, वो गॉड की तरफ से डायरेक्टली दी जाती है। वी डोंट क्रिएट दैट, एक्चुअली फाइंड दैट ना विद इन द सोयल। तो आप विद द सोयल आप उसमें देखोगे कि जो उसकी टेक्नोलॉजी है उससे पता कर ली जाती है कि इस जगह पर इसके नीचे रिजर्वायर सा है, इसमें मान लो कि 100 मीट्रिक टन कोल यहाँ पे है। तो अब जैसे 100 मीट्रिक टन कोल है वहां से, तो आप उसमें से कोल को निकालना शुरू करते हो। तो मान लो कि आपने 20 मीट्रिक टन निकाल लिया, तो फिजिकली उसमें से 20 निकल गया, अब उसमें 80 ही बचा। तो 20 जो निकल गया, उसी को हम लोग कहेंगे ये डेप्रिसिएशन हो गया और डिप्लीशन हो गया। लेकिन मैं कह रहा था कि फर्नीचर 50,000 का खरीदा, साल भर यूज करने के बाद उसका वैल्यू 30,000 पे आ गया, 20,000 से घट गया, तो क्या फर्नीचर फिजिकली गायब हो गया? फर्नीचर तो देखने से बिल्कुल वैसे ही है, उसमें फिजिकल वियर एंड टियर तो कुछ नहीं हुआ, जैसा था वैसा है, लेकिन उसके वैल्यू में कमी आ गई। लेकिन डिप्लीशन में क्या है कि फिजिकल वियर एंड टियर होगा, वो फिजिकली गायब हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे हाँ अब 80 मीट्रिक टन बचा है, फिर उसमें से 20 निकल गया, अब 60 बचा है, फिर 30 निकल गया, अब उसमें से 30 बचा है। तो यानी डिप्लीशन वर्ड जो यूज करते हैं वो वेस्टिंग एसेट्स यानी नेचुरल एसेट्स के लिए हम लोग करते हैं। और एमोटाइजेशन वर्ड जो यूज करते हैं हम लोग, वो किसके लिए करते हैं? हम लोग इनटैंजिबल एसेट्स के लिए। हालांकि ये सारा का सारा क्या है? डेप्रिसिएशन ही है, डेप्रिसिएशन ही है। तो यहाँ मैंने टर्मिनोलॉजी से खेला है माय डियर स्टूडेंट्स, इसलिए डोंट गेट एवर कंफ्यूज्ड विद द वर्ड amortization and depletion. They all are depreciation, right? They all are depreciation. So hope you understand these two words, amortization and depletion. Come to the next. Come to the next. नेक्स्ट हम लोग स्लाइड पे आ जाते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे बात ये उठती है कि आखिर हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते क्यों? नहीं, डेप्रिसिएशन आखिर हम प्रोवाइड करते क्यों? क्या मकसद, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उसी को हम लोग कहते हैं रशनैल या ऑब्जेक्टिव्स। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा व्हाई डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड, व्हाई इज डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, क्यों डेप्रिसिएशन दिए जाते हैं, या व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स बिहाइंड प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, रशनैल क्या है इसके। तो उसको मैंने आपको 4 पॉइंट्स में समराइज एक आंसर देने की कोशिश की है। अब उसको आप समझो। अगर बेसिक अकाउंटिंग का बैकअप आपके पास है तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी समझने के लिए। इसमें सबसे पहली चीज देखो आपकी, मैंने डाला है ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट। अगर आपने बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, सपोज करो बिल्डिंग 1 CR का है और उस पे 10 CR आपका डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो बैलेंस शीट में अब हमने उसे 90 लैक्स पे उसे हमको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 10 लैक्स का तो आपने उसमें डेप्रिसिएशन कर दिया, बिल्डिंग थी 1 CR की। तो अगर हमने उस डेप्रिसिएशन को नहीं माइनस किया बिल्डिंग में से
और हमने उसको बैलेंस शीट में 1 CR पे ही बिल्डिंग दिखा दी, तो बैलेंस शीट तो मिस इंटरप्रेटेड हो जाएगा, बैलेंस शीट तो एक गलत फिगर दे देगा, बैलेंस शीट तो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं दे देगा। ओवर स्टेटेड हो जाएगा हमारी हमारी बिल्डिंग, यानी बैलेंस शीट हमारा ओवर स्टेटेड हो जाएगा, एसेट्स हमारा ओवर स्टेटेड हो जाएगा। ऐसे में जो इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको सही एनालिसिस नहीं मिल पाएगा कंपनी का, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का पिक्चर मिसलीडिंग हो जाएगा, बिजनेस का पिक्चर मिसलीडिंग हो जाएगा। इसलिए कहा गया कि डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रहा होगा, इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना लाजिम है, इसको करना चाहिए। तो पहला हम लोग कहेंगे ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा आ जाओ, मैंने आपको जब पढ़ाया डेप्रिसिएशन पहला स्लाइड में, तो मैंने कहा कि एसेट्स के वैल्यू में चूंकि ये कमी है, इसीलिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग एक्सपेंस मानते हैं। और आप जानते हो कि अकाउंटिंग ईयर के एंड में हम लोग ऑपरेशनल इफिशियंसी चेक करने के लिए हर बिजनेस को कहते हैं कि आप अपना इनकम स्टेटमेंट बनाओ। इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक साइड में, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस को रखते हो, क्रेडिट साइड में उस एक्सपेंस के करने के बाद जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया है उसको आप रखते हो। तो चूंकि डेप्रिसिएशन आपका एक एक्सपेंस है, अगर आप इनकम स्टेटमेंट में उस डेप्रिसिएशन को प्रेजेंट नहीं करोगे, वहां चार्ज नहीं करोगे, तो फिर इनकम स्टेटमेंट जो आपका एक पिक्चर देगा नेट प्रॉफिट या लॉस का, वो मिस स्टेटेड होगा, वो गलत पिक्चर दे रहा होगा, नहीं ईरर हो जाएगा वहां पर। ऐसे केस में इनकम स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं आ पाएगा। सो इट नेसेसिएट्स कि हम डेप्रिसिएशन को क्या करें, इनकम स्टेटमेंट में चार्ज करें, सो दैट इनकम स्टेटमेंट कुड फेच ट्रू एंड फेयर व्यू, वो सही सही इनकम हमको बता सके। हो गया दो चीजें, पहला बैलेंस शीट, दूसरा इनकम स्टेटमेंट। तीसरा आ जाओ, ट्रू अमाउंट ऑफ डिविडेंड, नहीं ट्रू अमाउंट ऑफ डिविडेंड। आप जानते हो कि कंपनी जब अपना अर्निंग कमाती है, तो जो अर्निंग उसके लास्ट में बचता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, उसकी जो शुरुआत होती है वो ईबीआईटीसी होती है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी कि पीएल से हम लोग उसको उठाते हैं पिक्चर को। तो अगर आपका इनकम स्टेटमेंट अगर मिस स्टेटेड है, तो आपका जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा वो भी मिस स्टेटेड होएगा। सपोज आपने डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया, तो आपका इनकम क्या होगा, ज्यादा दिखेगा। तो ऐसे केस में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैनेजमेंट डिसीजन लेगा, डिविडेंड का जो प्रोविजन बनाएगा, प्रपोज करेगा, वो भी गलत पिक्चर चला जाएगा। और आप जानते हैं कि डिविडेंड का सही अमाउंट ऑफ डिविडेंड देना कितना जरूरी है, नहीं तो शेयर होल्डर्स के अंदर अंदर निगेटिविटी फैल जाती है और कंपनी का गुडविल रातों रात गिर जाता है। इसीलिए अगर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इनकम स्टेटमेंट में, तो सही पिक्चर निकल के आएगा प्रॉफिट का, प्रॉफिट का सही पिक्चर निकल के आएगा तो डिविडेंड का सही अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन या प्रपोजल होगा, और अगर वो सही से होगा तो कंपनी का गुडविल बचेगा, कंपनी का गुडविल अगर सही होगा तो कंपनी की लाइफ अच्छी होगी। तो सोचो इंटरलिंकिंग कहाँ कहाँ है। सो इट बिकम्स वेरी इम्पेरेटिव टू चार्ज डेप्रिसिएशन। एक रैशनल ये भी है कि ट्रू अमाउंट ऑफ डिविडेंड हम डिक्लेयर किया जा सके, उसके लिए डेप्रिसिएशन का चार्ज करना जरूरी है। उसके अलावा अगर मैं लीगल कंप्लायंस की बात करूं, तो मैंने सिर्फ यहाँ पर ट्रू अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स उठा लिया, हालांकि मैं यहाँ पर लीगल कंप्लायंस लिख सकता था कि लीगल कंप्लायंस, यानी कि जैसे कंपनीज एक्ट 2013 ने इस बात को मैंडेटरी एंड कंपलसरी किया है कि हर बिजनेस को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 भी कहता है कि आपको डेप्रिसिएशन सेक्शन 32 के अंदर कि डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना कंपलसरी मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है कि बिजनेस चाहे तो करे, बिजनेस चाहे तो नहीं करे। सेक्शन 32 वहां पर इंजेक्ट करके उसने इस बात को, इसको क्या कर दिया, मैंडेटरी और कंपलसरी बना दिया। और जब आपका वो डेप्रिसिएशन वहां चार्ज होगा, तो जो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट निकल के आएगा बिजनेस का, वो सही सही निकल के आएगा। और ऐसे में इनकम टैक्स
का एक ट्रू पिक्चर निकल के आएगा, राइट। यस। तो और भी पॉइंट्स गिनवाए जाते हैं, लेकिन कि मैंने इसको थोड़ा सा समरी में रखा है ताकि आपको मेमोराइज करने के लिए आसान हो जाए। तो इसमें मैंने पहला आपको काउंट करवाया कि ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इनकम स्टेटमेंट, ट्रू अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ट्रू अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। ये इतना भी मेमोराइज रखो तो काफ़ी है। इसमें आप लीगल कंप्लायंस जोड़ सकते हो कि लीगल कंप्लायंस की वजह से आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता है। बेटे आप वहाँ बैठो क्लास में। हाँ, तो ये हमारा यहाँ लीगल कंप्लायंस की वजह से होता है। तो पहला हम लोगों ने देखा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, दूसरा हम लोगों ने देखा कि कॉजेज क्या हैं, तीसरा उसका अलग अलग नोमेनक्लेचर देखा, फिर मैंने चौथा आपको यहाँ दिखाया कि इसके रैशनल या ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। यस। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट स्लाइड में, आप देखो कि हम लोग इसमें नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि डेप्रिसिएशन जो बेटा चार्ज करने का मेथड्स होता है वो बहुत सारा होता है, लेकिन मैंने इसमें कुछ जो मेन मेथड्स हैं उसको उसका एक समरी तैयार किया है, उसकी एक लिस्टिंग करी हुई है। तो लिखा मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, पहला लिखा स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा लिखा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, थर्ड लिखा सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, एंड द फोर्थ लिखा एनवीटी मेथड, एंड द फिफ्थ लिखा डेप्रिसिएशन फंड मेथड, द next one is insurance method, and the next one is double declining method, and the last one is machine or rate method. ये इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। मीनिंग देयर बाय इसमें और भी मैं मेथड्स जोड़ सकता था, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो मेजर हम लोग का डिस्कशन रहेगा वो कन्फाइंड रहेगा इस दो मेथड पे, स्ट्रेट लाइन मेथड पे और रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे। मेजर डिस्कशन हम लोग का इस पे रहेगा। और बाद में चल के मैं नेक्स्ट वीडियो पर अगर स्टूडेंट ने डिमांड किया तो एनवीटी मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड पे भी बात करूंगा, या अगर आप ले लो तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड जो कि सीए फाउंडेशन में ही आता है, तो मैं इस पे बात कर लूंगा आपसे। लेकिन पहला मेरा जो मेन थ्रस्ट और फोकस है वो स्ट्रेट लाइन मेथड पे है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे है, ठीक है। तो एक एक करके इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं इस को डील करूं उससे पहले हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लेते हैं, यानी जर्नल एंट्री देख लेते हैं कि डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होगा। मेथड्स कोई भी हो, जर्नल एंट्री तो वही होगा ना। यानी मेथड्स तो ये है कैलकुलेशन का कि डेप्रिसिएशन निकालेंगे कैसे, जर्नल एंट्री एक अलग चीज है और डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन एक अलग चीज है। ये मेथड्स जब भी हम लोग बात करते हैं ना कंप्यूटेशन की बात करते हैं, ठीक है ना। ये शुरू में जो मैं बातें कर रहा हूँ, तो आना मैं आपको दिखाता हूँ कि इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम लोग जर्नल एंट्री कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा, बहुत ईजी है, बहुत आसान है, रटने की जरूरत नहीं। देखो मैंने यहाँ हेडिंग बनाया अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है। तो डेप्रिसिएशन अगर एक एक्सपेंस है तो जाहिर सी बात है आपने अकाउंटिंग बेसिक पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ जितने भी अकाउंटिंग के आइटम्स होते हैं उनको चार हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एसेट्स, दूसरे को कहते हैं लाइबिलिटीज, थर्ड कैटेगरी का नाम है रेवेन्यू, फोर्थ कैटेगरी का नाम है एक्सपेंसेस। और फिर हम लोग वहाँ जर्नल का जो मॉडर्न मेथड है उसको पढ़ते हैं। नहीं, जो आईसीएआई ने या जो मॉडर्न स्टाइल है अकाउंटिंग के जर्नल एंट्री करने का, वो मैं बता रहा हूँ। कुछ लोग जो ओल्ड मेथड आज भी फॉलो करते हैं, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, वो धीरे धीरे इररेलेवेंट होते जा रहा है। या जो लोग थोड़े से अकाउंटिंग में बेचारे वीक होते हैं, पढ़ने या पढ़ाने वाले, वो उस मेथड को फॉलो करते हैं। नहीं, हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा मॉडर्न मेथड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का, या हमारा जो आईसीएआई जो अपने इंडिया का एपेक्स बॉडी ऑफ अकाउंटिंग है वो जो बताता है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो वो ये कहता है कि एक्सपेंस अगर इंक्रीज करता है तो उसे हमें डेबिट करना चाहिए, उसे हमें डेबिट करना चाहिए। तो चूंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, इसलिए वेन एवर डेप्रिसिएशन अकर्स इनकर्स हम लोग उसको डेबिट करते हैं। तो देखो पहला क्या है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हमने यहाँ डाल दिया, ये क्रॉस 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 का मतलब अमाउंट है।
और चूंकि वो हमारे एसेट्स के वैल्यू में क्या करता है, फॉल कराता है, कमी कराता है। और हम जानते हैं कि अकाउंटिंग, हम क्या जो मैंने मॉडर्न मेथड बताया कि जैसे अगर हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, और अगर एसेट्स फॉल करता है तो उसको करना चाहिए क्रेडिट। तो इसीलिए जब डेप्रिसिएशन होता है तो हम लोग डेप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और एसेट्स को क्रेडिट कर लेते हैं। लिहाजा एंट्री यहां पर आपका क्या तैयार हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। व्हाई? डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, दैट्स व्हाई यू डेबिटेड। एसेट हमारा यहां पर चूंकि फॉल किया है, दैट्स व्हाई यू क्रेडिटेड। तो पहला हो गया। अब आप जानते हैं कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, तो इसकी जो क्लोजिंग एंट्री होती है, जो इसका क्लोजर होता है, वो इनकम स्टेटमेंट में भेजना पड़ेगा आपको। इसलिए देखो जो नेक्स्ट एंट्री पास करी गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और इस डेप्रिसिएशन जो वहां डेबिट है, यहां लाके उसको क्रेडिट करके खत्म कर दिया गया। क्योंकि हर एक्सपेंस और हर रेवेन्यू को ईयर एंड में क्लोज होना होता है। हर एक्सपेंस, हर रेवेन्यू को ईयर एंड में क्लोज होना होता है। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस, इसको क्लोज करना है। अकाउंटिंग में अगर डेबिट को क्लोज करना है तो क्रेडिट करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ क्रेडिट कर दिया। और ये गया कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। लिहाजा जब जब डेप्रिसिएशन होगा तो दो एंट्रीज आपके सामने तैयार हो गए। एक को हमने कहा, पहला को क्या कहा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। दूसरे को कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बोलो ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्वाइट इजी, वेरी इजी, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वन। अगला स्लाइड देखो बेटा। अगले स्लाइड में मैंने इसमें एक बात कहने की कोशिश की है कि कभी कभी ये होता कि आपके मैनेजमेंट का एक डिसीजन होता है कि नहीं जी, मैं चाहता हूं कि एसेट्स को क्रेडिट नहीं करो। यानी जैसे पहली एंट्री में हम लोगों ने लिखा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, एसेट्स को क्रेडिट कर दिया, आपने घटा दिया। लेकिन मैनेजमेंट का कभी कभी ये मानना होता है कि नहीं, जो 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 डेप्रिसिएशन हमारे अकाउंटिंग पे हो रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको हम लोग ना अलग से जमा कर लेते हैं। ठीक है, उसको एक्यूमुलेट कर लेते हैं और एसेट्स को उसके ओरिजिनल फिगर पे ही मेंटेन करके रखते हैं। यानी एसेट्स के अगेंस्ट में एक कॉन्ट्रा एसेट्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। एसेट्स के अगेंस्ट में एक कॉन्ट्रा एसेट्स हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, और एसेट्स जितना पे दिख रहा है ओरिजिनल फिगर पे, उसको लेके रखते। जैसे मसलन एक बिल्डिंग आपने 10 लाख की खरीदी है, 10% के रेट से आप उस पर डेप्रिसिएशन मान लो लगा रहे, तो हर साल 1 लाख रुपया हो गया। 3 साल के बाद उस पर 3 लाख का डेप्रिसिएशन हो गया, बट स्टिल वो कहेगा कि नहीं, आप बिल्डिंग को 10 लाख पे ही दिखाओ बैलेंस शीट में, वो 3 लाख का डेप्रिसिएशन है ना, उसको कहीं आप अलग अकाउंट में रख दो, कॉन्ट्रा एसेट्स बना के। नहीं, कॉन्ट्रा एसेट्स बना के ऐसा रख दो। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो जो वो कॉन्ट्रा एसेट्स क्रिएट करते हैं या अलग अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसका नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, या कई बार इसको कहा जाता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। नहीं, यानी हमने देखा है स्टूडेंट को, जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नाम आता है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नाम आता है, बेचारे का सिस्टम हिल जाता है, वहां पे वो डिस्टर्ब हो जाता है। चाहे वो बीकॉम के बच्चे हों, सीए के बच्चे हों, 11th 12th के बच्चे हों, तो उनको मसला आ जाता है। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर मैनेजमेंट का डिसीजन है कि क्रिएट किया जाए, तो देखो मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट एंट्री विल गो डिफरेंट, पहली एंट्री चेंज हो जाएगी। पहली एंट्री हमने क्या मारी थी, पिछले स्लाइड में दिखाया मैंने, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। यहां पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट नहीं लिख के, डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस हो चुका है, डेबिट तो करेंगे, यहाँ एसेट्स की जगह पर हम लोग वो लिख देंगे जो एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। लिहाजा एंट्री तैयार हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री हम लोग की क्या थी,
पीएल अकाउंट डेबिट यानी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो अपनी जगह पे सही सालिम है, जैसा है कल था वैसा आज भी रहेगा। आर यू गेटिंग मी? यस। तो अगर हमारे क्वेश्चन में आपको इशारा कर देता है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेशन मेंटेन करना है, या ये कहे कि एसेट्स को कॉस्ट पे ही दिखाना है, तो आप ये वाली एंट्री पास करोगे। ठीक है? यस। अब इसके बाद जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगा वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग डेप्रिसिएशन का कंप्यूटेशन करते हैं। फिर उस पर मैं बहुत तरह की प्रॉब्लम दिखाऊंगा आपको, सेल करने पर, उसका एक्सचेंज करने पर, एक्सीडेंट कराने पर, इंश्योरेंस है तब कैसा, नहीं है तब कैसा, वो सारे प्रॉब्लम देखेंगे। फिर एक एसेट्स डिस्पोजल अकाउंट करके कॉन्सेप्ट आता है उसका, वो सारी चीज़ें हम डील करेंगे। लेकिन मुझे ये डर है कि वीडियो लंबा हो जाएगा और स्टूडेंट के बाद पेशेंस नहीं रहता है लंबा वीडियो देखने का, नहीं, इसलिए मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आप में देखेंगे, उसमें रेस्ट ऑफ द जो पोर्शंस हैं इसका, वो मैं उसमें लेके आ जाऊंगा डिटेल्स। आप जो भी देखो स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लो और उसको कॉपी पे नोट करो, ढेर सारी प्रॉब्लम्स आपको इसमें दिखा देंगे। गारंटी है परमानेंट आपका डिप्रिसिएशन का मसला हल हो जाएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक यू सो मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।